हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। बायोलॉजी जिसको हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का कुछ इंट्रोडक्शन पोर्शन लेंगे जिसमें थोड़ा सा जीव विज्ञान के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके बाद फिर हम लोग सेल के बारे में बात करेंगे, कोशिका के बारे में बात करेंगे। जैसा कि जीव विज्ञान को पढ़ने से पहले हमें जीव विज्ञान के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है। व्हाट इज बायोलॉजी? जीव विज्ञान है क्या? तो जीव विज्ञान वर्ड जीव और विज्ञान से मिलकर बना हुआ है, यानी कि बायोलॉजी को अगर हम ग्रीक वर्ड में या बायोलॉजी को ग्रीक वर्ड में बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ को कहते हैं जीवन। लाइफ का मतलब हो जाता है जीवन, और लोगोस का मतलब स्टडी होता है। तो बायोलॉजी को क्या कहेंगे? जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान बायोस और लोगोस का मतलब स्टडी हो गया। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो साइंटिस्ट ने, लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने 1802 ईस्वी में सबसे पहले किया था। आइए बात करते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान की क्या डिफिनेशन होती है? जीव विज्ञान के अंतर्गत हम जंतु और पादप दोनों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जंतुओं, पादपों या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो इसे जंतु विज्ञान या तो इसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं, एक तो होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान ग्रीक वर्ड जोइन से मिलकर बना हुआ है, और जोइन का मतलब एक एन एनिमल्स, और लोगोस का मतलब स्टडी, यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी, और बॉटनी के अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करना, उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, उसके बाह्य संरचना का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो वनस्पति विज्ञान ग्रीक वर्ड ये बॉटनी से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हर्ब ORR प्लांट्स, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो लोगोस का मतलब क्या हो गया? स्टडी हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी जो है इनको अरस्तु कहते हैं। ठीक, फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी अरिस्टोटल है। इसके बाद में फादर ऑफ बॉटनी की अगर बात करें तो फादर ऑफ बॉटनी जो है वो थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है बायोलॉजी के बारे में कि जीव विज्ञान क्या है और जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान की जो दो प्रमुख शाखाएं हैं इसके बारे में आप लोगों को बताया, और इनके फादर बताए हमने, फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी दोनों के हैं। फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी अरस्तु ही कहलाते हैं। इसके बाद फादर ऑफ बॉटनी आता है, तो फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे फिर कोशिका की रचना एवं कार्य के बारे में। कोशिका की रचना एवं कार्य के बारे में ये क्लास 11th और 9th में चैप्टर दिया हुआ है, तो उसी चैप्टर पर हम लोग जो है थोड़ा सा स्टडी करेंगे इसके बारे में आज कि सेल क्या होती है। तो सेल जो है, सेल को हिंदी में कोशा कहते हैं या कोशिका कहा जाता है। तो लैटिन वर्ड जो क्या है? लैटिन वर्ड सेल्यूला से बना हुआ है। तो सेल्यूला का मतलब होता है ए स्मॉल कंपार्टमेंट, यानी एक छोटा सा डिब्बा। इसके संबंध में सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, सर रुडोल्फ पीटर्स। 1968 में इन्होंने एक डेफिनेशन दिया, द लिविंग सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचर में है वो एक सजीव कोशिका, लिविंग सेल मतलब सजीव कोशिका का
आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात सर रुडोल्फ पीटर्स ने कही 1968 में। अब बात आती कि सेल क्या है। सेल क्या है? तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? शरीर की संरचना जो हुई है वो बहुत से छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के एक बहुत बड़े शरीर का निर्माण होता है। जैसे जब एक बहुत ही छोटी सेल होती है उसमें डिवीजन होता है और डिवीजन के फलस्वरूप बहुत सारी सेल्स बनती हुई चली जाती हैं और बहुत सारी सेल्स के बनने की वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो ये सेल की डिफिनेशन हुई। और दूसरी बात करते हैं खोज। तो सेल की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने बोतल की कार्क को लिया और उसका एक बहुत पतला सेक्शन काटा। तो उसमें उन्होंने कुछ मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ देखे और इन्हीं कोष्ठों को उन्होंने नाम दिया सेल, कोशिका कहा। क्या किया? मधुमक्खी के समान छत्ते का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चरों को दिखा और इन्हीं स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल नाम दे दिया था। मधुमक्खी का छत्ता कुछ इस तरीके से आपको अपीयर होता है, तो इसी को उन्होंने नाम क्या दे दिया? इन्होंने नाम सेल दे दिया। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर एक सेल का जिसे रॉबर्ट हुक ने सेल खोजी थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजा था वो सेल वास्तव में निर्जीव थी, क्योंकि बोतल की कार्क में बोतल में जो कार्क लगी होती है वो क्या है? निर्जीव है। इस प्रकार जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका खोजी थी वो क्या थी? निर्जीव कोशिका थी। इसके बाद में फिर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, या इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी। इस बात को इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में छापा। इनकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया है। यानी कोई पूछे कि रॉबर्ट हुक ने अपनी सेल के संबंध में कौन सी पुस्तक लिखी, तो माइक्रोग्राफिया को लिखा था। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है लोवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने 1674 ईस्वी में इन्होंने एक जीवित कोशिका का अध्ययन किया। जीवित कोशिका के बारे में इन्होंने बताया और कहा कि जो प्लांट्स हैं जिनमें जान होती है वो सभी क्या हैं? जीवित हैं। और इन्होंने जीवित कोशिका के संबंध में इसकी जानकारी दी। किस सन में जानकारी दिया? तो 1674 ईस्वी में, 1674 में बताया। इसके बाद फिर दो साइंटिस्ट और आते हैं जो सेल थ्योरी देते हैं। इसके बाद हमारी आती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के संबंध में स्लीडेन और श्वान नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया? सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी क्या चीज होती है इसके संबंध में हम आपको बताने चल रहे हैं। लेकिन पहले जानेंगे कि सेल थ्योरी देने वाले जो साइंटिस्ट थे, सेल थ्योरी के जो साइंटिस्ट थे वो कौन कौन से थे? तो स्लीडेन और श्वान थे। सेल थ्योरी की बात अगर करें थोड़ी सी हम यहां पर, सेल थ्योरी को हिंदी में कोसा सिद्धांत कहते हैं। कोसा सिद्धांत। तो कोसा सिद्धांत या कोशिका सिद्धांत के संबंध में जो है वो दो वैज्ञानिक है, इन लोगों ने मिलकर के क्या दिया? सेल थ्योरी दी। और सेल थ्योरी के संबंध में क्या बताया कि स्लीडेन, ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या बताया? कहा पहले स्लीडेन कैसे साइंटिस्ट थे? एंड श्वान, स्लीडेन एंड श्वान। स्लीडेन जो साइंटिस्ट थे वो कैसे साइंटिस्ट थे? वनस्पति शास्त्री थे। स्लीडेन वनस्पति शास्त्री। और श्वान जो थे वो जंतु शास्त्री थे, यानी जंतु वैज्ञानिक शास्त्री थे। ठीक, इंग्लिश में कहें तो स्लीडेन जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे और श्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे।
इन लोगों ने मिलकर के, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर के सेल थ्योरी को सही ढंग से प्रस्तुत किया। अब इस सेल थ्योरी के अनुसार थोड़ा सा आपको हम सेल थ्योरी के संबंध में बताने चल रहे हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। तो आइए बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी क्या है, इसके संबंध में बात करेंगे। सेल थ्योरी, एक्चुअली जो सेल थ्योरी दिया, इसके संबंध में इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं उनका शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक बच्चों, आइए आगे हम लोग बात करते हैं सेल थ्योरी, वही जो हमारा चल रहा था सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी को हिंदी में कोशा सिद्धांत कहते हैं। तो कोशिकाएं पौधों, ये स्लीडेन और श्वान ने क्या कहा था, स्लीडेन और श्वान ने, स्लीडेन जो साइंटिस्ट थे वो वनस्पति शास्त्री थे और जो श्वान साइंटिस्ट थे वो जंतु वैज्ञानिक शास्त्री थे। इन्होंने बताया कि कोशिकाएं पौधों एवं जंतुओं की रचनात्मक इकाई हैं। कोशिकाएं पौधों एवं जंतुओं की रचनात्मक इकाई होते हैं। इसके बाद परकिंजे नामक वैज्ञानिक आए। इन्होंने कोशिका के संबंध में बताया कि इसमें जो जीवद्रव्य होता है, जो एक कोशा में जीवित पदार्थ भरा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसे जीव द्रव्य नाम दे दिया इन्होंने। परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने कोशा के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। इसके बाद में पौधों व जंतुओं के ऊतकों के अध्ययन के आधार पर सन 1858 ईस्वी में विरको एक साइंटिस्ट थे, विरको एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने कोशा के अनोखे कार्य को जीवित पदार्थ के एक पात्र के रूप में माना, एक पात्र के रूप में माना, ठीक है, और बताया कि कोशा में विभाजन होता है और सभी नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। मीन्स इंग्लिश में कहे तो ओ मीन्स सेल्यूला ई सेल्यूला, मीन्स ओ मीन्स सेल्यूला ई सेल्यूला। ये बात कही बिरको नामक वैज्ञानिक ने, बिरको नामक वैज्ञानिक ने कहा ओ मीन्स सेल्यूला ई सेल्यूला। इसे कोशिका की वंश परंपरा का नियम भी कहते हैं, इसे कोशिका की वंश परंपरा का नियम भी कहा जाता है। इसके बाद आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अब सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी से संबंधित मैंने आपको साइंटिस्ट बता दिए, अब सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं सेल थ्योरी है क्या। तो सेल थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट है कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी जीवों का शरीर एक अथवा एक कोशिका से या बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। और दूसरी बात सेल थ्योरी में बताई गई, सेल थ्योरी में दूसरी बात ये बताई गई कि कोशा जीव के शरीर की मूलभूत इकाई है और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशा में संपन्न होती हैं। कोशा जीव के शरीर की क्या है, मूलभूत इकाई है और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोशा में संपन्न होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। क्या हुआ कि
कोसा जीव के शरीर में, कोसा जीव के शरीर, कोसा जीव के शरीर में क्या है? जीव के शरीर में कार्य की मूलभूत इकाई है, मूलभूत इकाई है। और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोसा में संपन्न होती हैं। और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोसा में संपन्न होती हैं, कोसा में संपन्न होती हैं। कोसा में संपन्न होती हैं। तीसरा पॉइंट इसका कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है? यह कहता है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। सभी कोशिकाएं क्या हैं? पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। सभी कोशिकाएं सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। जीवित कोशिकाओं से बनती हैं। यह है बच्चों सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं विशेष रूप से जो सेल थ्योरी में अपना महत्व रखते हैं। एक बार फिर पुनः रिपीट कर लेते हैं कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत को स्लीडेन और श्वान नाम के 2 वैज्ञानिकों ने दिया था और बताया कि जो सेल थ्योरी है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और पहला तथ्य हमारा यह, पहला पॉइंट ही हमारा है कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा पॉइंट है कोसा जीव के शरीर कार्य की मूलभूत इकाई है और जीवन संबंधी सभी क्रियाएं कोसा में संपन्न होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। अगर इसी को इंग्लिश में कहना चाहें तो पहले पॉइंट को कह सकते हैं कि all living things are made up of one or more cell। एंड नेक्स्ट पॉइंट को कह सकते हैं कि cell are the basic functional units within organisms and the chemical reaction of life takes place within cell। एंड नेक्स्ट को इंग्लिश में कह सकते हैं कि all cell arise from pre-existing cells। all cell arise from pre-existing cells। तो ये कुछ सेल के संबंध में बातें हुई और सेल के संबंध में ये बात आपको मैंने बताया। जैसे कि परकिंजे थे तो इन्होंने भी सेल के संबंध में ही जानकारी दिया और बताया वुमेन सेलुला सेलुला। लेकिन जो बात कही थी किसने? जो बात कहा था स्लीडेन और श्वान ने। ये बातें स्लीडेन और श्वान की हैं, यानी कोसा सिद्धांत जो है वो स्लीडेन और एवं श्वान, स्लीडेन और एवं श्वान के द्वारा, ठीक है, ये थ्योरी प्रस्तुत की गई। अब इस आधार पर बताया कि कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिकाओं के प्रकार का अध्ययन करेंगे। अब हम कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो विशेष रूप से कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कोसा के प्रकार या कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, यदि कोशिका के प्रकार की बात करें तो इसमें पहला प्रकार आता है, फर्स्ट है, कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है वो क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? अगर इसी की बात करें ग्रीक वर्ड में, इसको अगर हम तोड़ दें
तो प्रो का मतलब होता है प्रो इक्वल टू प्रिमिटिव होता है। एंड नेक्स्ट कैरी ऑन, अदर वर्ड इज कैरी ऑन, और कैरी ऑन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक अल्प विकसित हो या एब्सेंट हो, तो इस प्रकार के सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगी। जबकि यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो यू का मतलब होता है यू मीन्स वेल ORR गुड, एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, अर्थात ऐसी सेल्स, ऐसी कोशिका जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इस प्रकार के सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इस प्रकार के सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। ऐसी सेल्स क्या कहलाएगी? यूकैरियोटिक सेल कहलाएगी। तो ये बातें कंफर्म हुई कि सेल दो प्रकार की होती हैं, पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब प्रिमिटिव होता है और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस होता है, अर्थात ऐसी सेल जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो या बहुत ही अल्प विकसित हो, उस पर केंद्रक कला ना पाई जाए, तो क्या होगा? उसका न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहेगा और इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा उस जेनेटिक मटेरियल को नाम दे देंगे न्यूक्लियोइड। उसमें न्यूक्लियोइड पाया जाएगा। सपोज करिए मैं एक लाइन डायग्राम ड्रा कर रहा हूं सेल को समझने के लिए कि कौन सी प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सी यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं जो कि लाइन डायग्राम है। जैसे कि हम देखें, फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, इसलिए इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये एक हमारी कैसी सेल हो गई? ये हमारी सेल हो गई प्रोकैरियोटिक सेल हुई हमारी। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है, इस पे किसी प्रकार की न्यूक्लियस पर कवरिंग है ही नहीं है, केंद्रक कला एब्सेंट है। तो ये हमारी हो गई प्रोकैरियोटिक सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गई। लेकिन जब हम दूसरी सेल बनाते हैं तो दूसरी सेल में यूकैरियोटिक सेल जब बनाएंगे तो इसमें क्या होगा? बेसिकली न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है। और जब न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो ये सेल कैसी हो जाएगी? यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। कैसी सेल होगी? यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। और इस यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म अलग है और न्यूक्लियोप्लाज्म अलग रहेगा। इसके अंदर जो एक भरा हुआ है फ्लूइड, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस में है इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म टर्म दे देंगे। और इसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म कहेंगे। साइटोप्लाज्म। और इसका जो है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कोशिकाएं दो तरीके की हैं। इसमें एक तो प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, प्रो का मतलब प्रिमिटिव हो गया, मतलब आद्य प्रकार की जो सेल हो। प्रिमिटिव का मतलब आद्य होता है, बहुत कम विकसित। इस प्रकार की सेल हमें कहां देखने को मिलती हैं? इस प्रकार की सेल्स हमें विशेष रूप से ब्लू ग्रीन एल्गी में, यानी कि नीली हरी शैवाल में। इसके उदाहरण या एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो जाएगा? नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल हो गए। और क्या हो गया? जीवाणु या बैक्टीरिया हो गया। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, ये जो यूकैरियोटिक सेल होती हैं, इनमें केंद्रक, चूंकि बता दिया आपको पहले ही मैंने, लेकिन बट रिपीट कर देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें वेल और गुड डेवलप होता है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। ऐसी सेल जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से वेल डेवलप्ड हो, तो ऐसी सेल हमारी क्या कहलाती है? यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। और इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीली हरी शैवाल और जीवाणु को छोड़कर अन्य सभी में सेल पाई जाएंगी। ठीक है, नीली
नीली हरी, नीली हरी, नीली हरी, नीली हरी शैवाल, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, बीजीए शैवाल, और जीवाणु, जीवाणु को छोड़कर, जीवाणु को छोड़कर अन्य सभी में पाई जाती है, अन्य सभी में पाई जाती है, अन्य सभी में पाई जाती हैं। ठीक है, यानी कि बीजीए शॉर्ट फॉर्म में इसको अगर चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे भी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी को आप कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में बीजीए, बीजीए कह देंगे। ठीक, और इसमें नीली हरी शैवाल आपकी आ गई और जीवाणु आ गए। तो बच्चों अगर समझना है तो इस टॉपिक को अगर समझना है तो सेल के प्रकार भी जानने जरूरी हैं, सेल के बारे में जानना जरूरी है, सेल क्या है, तो वो चीजें मैंने आपको बताई। और ये कोशिका के प्रकार बता दिए, प्रोकैरियोटिक हो गई, ठीक है, यूकैरियोटिक हो गई, क्या डिफरेंस हो सकता है ये मैंने आपको बता दिया। इसमें साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में ही हैं, तो ये इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल हो गई और ये आपकी यूकैरियोटिक सेल हो गई। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। किसके लिए हमने बनाया? केवल समझने के लिए लाइन डायग्राम हमने ड्रा किया है, बाकी बुक्स में तो बहुत डिटेल दिया हुआ आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये देखना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? यूकैरियोटिक में नीली हरी शैवाल और जीवाणु को छोड़ दीजिए, जैसे हम हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, हायर प्लांट्स हो गए, जितने भी प्लांट्स हैं समय आपको देखने के लिए कौन से सेल्स मिलेंगी? ये यूकैरियोटिक सेल्स मिलेंगी। और दोनों में डिफरेंस का खास डिफरेंस जो है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ टॉपिक था जिसके अंतर्गत मैंने आपसे डिस्कस किया और ये बातें हुई। बाकी फिर अगले टॉपिक में हम लोग आगे जो टॉपिक आएगा अपना, उसमें हम सेल के पार्ट्स, ठीक है, इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन करेंगे। बाकी सेल के बारे में जितना भी पढ़ा जाए कम है, काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है ये। तो थोड़ा सा आज हम लोग यहीं पर अपने टॉपिक को रोकते हैं, फिर नेक्स्ट जो होगा अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू किया जाएगा।